आज बेरोजगारी के दंश से पूरा देश जूझ रहा है कि जो सरकार सत्ता में है वो मिसगाइड कर रही है युवाओं को कि बेरोजगारी पर नौजवान युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो में लिखा भी था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि यहाँ पर निर्भया कांड हुआ, तो मैं उन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड हुआ था। बेरोजगारी इतने स्तर पे आ चुकी है कि बीटेक पास किए बच्चे, एमबीए पास किए बच्चे 10-15 हजार की नौकरियां कॉल सेंटर में कर रहे हैं। कि एक तरफ भाजपा दिखावा करती है रोजगार देने का और दूसरी तरफ चाहे हम अग्निवीर की बात करें, ये गंभीर चिंतन का विषय है। एक नागरिक होने के नाते मेरे मन और हृदय को कटोचता है। इस बेरोजगारी का समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अमेरिका द्वारा हाथों में हथकड़ी और पाँवों में बेड़िया बांध के भेजते हैं। 50% वहाँ वैकेंसी खाली है। बेरोजगारी 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 नौकरी बेरोजगारी बेरोजगारी के आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही गंभीर विषय है जो आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज बेरोजगारी के दंश से पूरा देश जूझ रहा है और जो सबसे गंभीर समस्या है, अगर आप आज से 15 साल या 20 साल बाद की सोचें कि जब आपने देखा होगा 2004 के बाद सारी पेंशन्स बंद हो गई हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 2004 के बाद लगे हैं उन लोगों को पेंशन्स बंद हैं और वो लोग जिनको पेंशन मिलती है वो आज से 10-15 साल या 20 साल बाद हमारे बीच में नहीं रहेंगे। किसी बड़े शहर में मकान बना लिए हैं, रह रहे हैं सोसाइटीज़ में, और वो कल्पना कीजिए कि 20 साल बाद परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पेंशन आती है, बच्चों की रोज़गार नहीं है, रोज़ी रोटी नहीं है, कहीं नौकरियां नहीं हैं, और घर में वो 3-4 भाई बहन रह रहे हैं या उनकी बूढ़ी दादी रह रही है या कोई और साथी रह रहे हैं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हालात हमारे देश के, हमारे प्रदेश के होने वाले हैं, एक चिंता का विषय है। कि बेरोजगारी के वैसे तो कई सारे कारण हैं, पर एक कारण ये भी है कि भ्रष्टाचार बहुत है और जैसे कि जो सरकार सत्ता में है वो मिसगाइड कर रही है युवाओं को। तो मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि हमें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो आप किस तरीके से अवेयर करना चाहोगे या क्या स्टेप रहेगा आपका? इतने लोगों का हमारा आज इंटरेक्शन हो, हमने बातचीत की, तो हम कुछ लोग तो हम समझ पाएंगे और मुझे लगता है जब आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे तो इन चीज़ों की चर्चा करेंगे तो एक ये फैलाव होता है, विचारों का फैलाव है, और विचार जब चेंज होता है तो फिर समाज चेंज होता है और विचार ही सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। छोटी बहन, जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि थॉट प्रोसेस पे हम काम करें, हम लोगों के बीच में बातचीत करें, चर्चाएं करें, और लोगों में जब इस तरीके की डिबेट्स होंगी तो निश्चित ही एक अच्छा समाज बनेगा, और जब समाज अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। देखिए, बेरोजगारी की बात जब आती है, बीजेपी गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो में ये लिखा भी था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। मोदी जी ने कहा था यहाँ आके कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी इस पहाड़ के काम आएगी। लेकिन मेरे को ये लगता है आज हम धरातल की स्थिति पर देख रहे हैं, इन्फ्लेशन इस प्रकार से इतने हायर लेवल पे बढ़ रहा है कि आज हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लेकिन हमारी प्रदेश की जनता ये भूल गई है कि हमारे पास जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से सिडकुल का निर्माण तिवारी जी की गवर्नमेंट ने किया और किस प्रकार से योजनाएं लाकर उत्तराखंड को बनाने का कार्य कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे देश के लिए भी किए। ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे अवेयरनेस भी बढ़े और कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव आए? क्या आपने कहा था कि ड्रोन से दवाइयाँ गाँव तक पहुँचाएंगे, क्या पहुँच रही है? उसका उद्घाटन हुआ था और इन्होंने दिखाया कि साहब ड्रोन गया और वहाँ बीमार है उस तक जो है दवाइयाँ पहुँच गई और ड्रोन वहाँ दवाइयाँ छोड़ के वापस आ गया। बड़ा उद्घाटन हुआ था, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने गाँव में ड्रोन से दवाइयाँ पहुँच रही हैं? तो ये ऐसे विषय हैं जिनको हमको बार बार जनता को याद दिलानी चाहिए। जहाँ हम सब्जी खरीदने जाते हैं, जहाँ हम दूध खरीदने जाते हैं, जहाँ हम मार्केट में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं, आम चर्चा तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम उस पर आएंगे तो निश्चित ही लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग सब समझते हैं। एक छोटा सा सवाल है अध्यक्ष जी कि एक तरफ भाजपा दिखावा करती है रोजगार देने का और दूसरी तरफ चाहे हम अग्निवीर की बात करें और चाहे अभी एक हाल ही में लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या है कि जैसे कि स्मार्ट मीटर आपने सुना होगा, स्मार्ट मीटर भाजपा लगाने जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी उससे आएगी,
आप देखेंगे तो मीटर रीडर जो रीडिंग लेने हमारे घरों पे आते हैं, उन सबके रोजगार जाने वाले हैं। हालांकि उनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है, पर मीटर के प्रति मीटर के हिसाब से उनको मानदेय दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रोजगार भी जाने वाले हैं। और दूसरी ओर मेरे खुद के भी काफ़ी लोग जो है यूपीसीएल में जो लोग काम करते हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई कि स्मार्ट मीटर आने से क्या इसके प्रभाव होंगे और जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो उनका खुद का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो आपको अभी बिजली जो है जितने में मिल रही है, उससे दुगनी आपको मिलेगी। और जिसका मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है, अगर किसी ने रिचार्ज किया है, जैसे हमारे मोबाइल का रिचार्ज होता है, रात को ख़त्म हो गया, तो बाई चांस किसी के पास, कई लोग गरीब भी हैं हमारे, आप चाहे अनुसूचित जाति के लोग देख लीजिए या किसी भी आप कास्ट के लोग देख लीजिए, कई लोग सक्षम नहीं होते कि तुरंत जो है अपना रिचार्ज कर सकें। तो इस समय पे ऐसी स्थिति में क्या वो लोग, मतलब सरकार उनको अंधेरे में धकेलने का काम करने जा रही है? मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। देखिए लक्की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि निश्चित ही मीटर रीडर के साथ साथ अन्य कई किस्म के जो लाइनमैन हैं उन लोगों के भी रोज़गार पे असर पड़ेगा। साथ में अभी आपको याद होगा 1 साल पहले नए मीटर्स लगे हैं जी, 1 या 1.5 साल पहले करोड़ों रुपया उसमें पूरे प्रदेश में खर्च हुआ। अब नए स्मार्ट मीटर्स आएंगे, उसमें भी पैसा सरकार का खर्च होगा। एक तो ये है, और मुझे लगता है किसी एक बड़े औद्योगिक घराने को मदद करने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है। एक चमचमाता हुआ आदेश जो आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा कि आप विधायकों के घर में और मंत्रियों के घर में और सरकारी अधिकारियों के घर में मिलेगा। लेकिन क्या, मेरा प्रश्न है, क्या विधायक, मंत्री या सरकारी अफसर क्या अपनी जेब से उसमें पेमेंट करने वाले? ये सरकार बढ़ती है। तो ये केवल जनता को गुमराह करने का एक तरीका सरकार का है। दूसरा, इसमें केवल कमज़ोर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी जो काश्तकार हैं, हम किसानों के बच्चे हैं, और अक्सर देखने में आता है कि साल में 2-3 महीने ऐसे होते हैं किसानों के जब वो बड़ी बुरी स्थिति से बीत रहा होता है। जब वो बीज खरीदता है, वो खाद खरीदता है, वो डीजल खरीदता है खेती की जुताई के लिए, वो लेबर लगाता है गुड़ाई और निराई करने के लिए, उसको पानी नहरों से लगाना होता है। वो 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब उसकी जेब में पैसा नहीं होता। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत बुरी स्थिति में था। और ये अक्सर देखने में आता था, विभाग भी देखता था कि चलो कोई बात नहीं, 2 महीने उसने बिल नहीं भरा, 3 महीने बाद वो इकट्ठा पूरा पैसा जमा कर देता था, तो बिजली चलती रहती थी। लेकिन अब स्मार्ट मीटर बिल्कुल फ़ोन के जैसा हो जाएगा, जैसा यहाँ की बड़ी सोसाइटीज़ में भी है। स्मार्ट मीटर्स उनके अपने कंपनी के अंदर के लगे हैं, तो जैसे ही आपका पैसा ख़त्म और आपकी बिजली कट गई। तो ये एक जो विभाग का और हमारे देश के नागरिकों का जो आपसी एक जो संबंध था, उसको भी ये ख़त्म करेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो रेट्स की बात है, कभी कभी जंप करते हैं मीटर्स, तो उसमें कोई आपकी सुनवाई होने वाली नहीं है। आपका पैसा कब खत्म हो गया, कई बार किसी सोसाइटी में मैं रहा हूँ, वहाँ हमने देखा कि पैसे डलवाते थे और 1000 रुपया 5000 जो भी डला उस खत्म हो, तो कभी कभी तो पता ही नहीं चलता था, हमने तो कोई यूज़ ही नहीं है, कहाँ खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसका आने वाले समय में हमारे आम नागरिकों को बहुत दिक्कत आएगी। और अभी भारत इस स्थिति में नहीं है कि ऐसी स्थिति को झेल सके। हमारे यहाँ बहुत लोअर मिडिल क्लास भी है, हमारे यहाँ मिडिल लोअर क्लास भी है, अपर क्लास भी है। तो हम लोगों को जब तक हम लगभग एक सी स्थिति में रहन सहन की नहीं आते, तब तक इस तरीके के जो उपाय हैं या जो उपक्रम हैं, इनको सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और स्मार्ट मीटर्स को लेकर हम लोग विरोध भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट दरोगा में भर्ती न होने से आहत होकर जनपद चमोली के विकासखंड नंदप्रयाग के मंगरौली गांव के संदीप की आत्महत्या का मामला आपके सामने ला रहा हूँ। ये आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया में डालता है, ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है आई डोंट नो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इसी मोड़ पर विराम दे रहा हूँ। मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरी माँ को होगी, पर माँ जब तक उत्तराखंड में नाम नहीं लूँगा है, ना ही कुछ भला होगा, ना ही तरक्की होगी। तेरे लड़के को सरकार 50 पैसे तक नहीं देगी। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही डिप्रेशन में जाते जाएंगे और अपने जीवन को इसी कड़ी में विराम देंगे। पर तुम रोना मत माँ, मैं दोबारा दूसरा जन्म लूँगा, अपनी वन दरोगा की भर्ती पूर्ण करूँगा। ये एक बच्चा कह रहा है, चमोली का ही रहने वाला है। दूसरे मैं कुछ उदाहरण और देना चाह रहा हूँ। चमोली का भाई संदीप फरसवाण बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर लेता है। हमारा नानक मत्ता का भाई अमित राणा बेरोजगारी के चलते मौत को गले लगा लेता है। अल्मोड़ा जो है जनपद अल्मोड़ा, उसके चौखुटिया फुलई के दीप कुमार ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की। कोटद्वार के 19 साल के युवा करण ने बेरोजगारी के चलते जीवन लीला समाप्त कर दी थी।
बेरीनाग, आप समझ गए होंगे, बेरीनाग के विनोद ने भी नौकरी न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली थी। वहीं काशीपुर का बीटेक अमित भी बेरोजगारी के चलते तंग आत्महत्या कर लेता है। अभी आपने बताया कि बेरोजगारी पर नौजवान युवा आत्महत्या कर रहे हैं जी। और उन्होंने आत्महत्या से पहले, अभी आपने एक किस्सा बताया एक नौजवान का, कि आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लाइन लिखी कि सबसे ज़्यादा दुख मेरी माँ को होगा। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सोसाइटी है, सरकार तो है ही। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए कि सरकार भर्ती लाई, भर्ती के बाद उसके भर्ती को कैंसिल किया। ये वन विभाग से संबंधित भर्ती थी, तो उस समय की जो तत्कालिक सरकार थी, त्रिवेंद्र रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे नाराज, उनने, मैंने नाम नहीं कोट किया था, मैं नाम भी कोट कर, उसने नाम लिखा है बाकायदा कि जब तक रहेंगे। हमको फर्क नहीं पड़ा, 14 साल की बच्ची का रेप हो गया और मर्डर हो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी हरिद्वार में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत के आ गई। जिम्मेदार सरकार तो है ही, सोसाइटी सबसे पहले जिम्मेदार है। हम वोट काम पे नहीं देते, अगर हम रोजगार पे वोट देंगे, हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे, हम अपने अच्छे ऊंचे उठते हुए जीवन स्तर पे वोट देंगे, तो निश्चित ही देश के हालात कुछ और होंगे। बहुत ही अच्छा वाक्य है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि यहाँ पर निर्भया कांड हुआ, तो मैं उन्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड हुआ था। आए दिन जो धांधली हो रही है उत्तराखंड में, उसको हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने कल ही देखी कि 1,75,000 रुपये की नौकरी बाहर के जयपुर के आदमी को यहाँ पर दी जाती है। दिल्ली में आपकी सरकार ने 8,500 रुपये देने का वायदा करा आपका मैनिफेस्टो में। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न ये है कि ये मेरा पहाड़ है, ये मेरी देवभूमि है, जो भले ही सुंदर नहीं रही है, वो कागज़ों में और अखबारों में है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ के युवाओं के लिए ऐसे मैनिफेस्टो में स्कीम्स वगैरह क्यों कांग्रेस नहीं लाती है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय दल है उस कांग्रेस जो है इसको रूल करे उत्तराखंड को, परंतु किन प्रयासों से हमको लगेगा कि मतलब हम कांग्रेस के साथ हैं। तो आपने कहा कि बाहर के व्यक्ति को 1,75,000 रुपये में नौकरी दिया, उसको संगठन उठा रहा है, लेकिन आप ये भूल गए कि इससे पहले जब एम्स में 100 से ज़्यादा राजस्थान के लोगों की नौकरियां लगी, उस मामले को सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था। और वहाँ के जो लोकल के जो हमारे वहाँ नौकरी कर रहे हैं बच्चे जो वहाँ जॉब्स में हैं, उन लोगों के माध्यम से हमने इसको मामले को उठाया था। लेकिन धन सिंह रावत की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी उसमें जवाब अभी तक नहीं आया। हमने CBI इंक्वायरी की सेटअप करने की मांग की थी। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि अंकिता मरती है और अंकिता के इलाके से वही पार्टी जीत जाती है जिसके मंत्री के बेटे के ऊपर हत्या के आरोप हैं। हम लोग ने 12 दिन 13 दिन गिरफ्तारियां दी और 7 दिन लगातार PCC से बेरोजगार वाले मामले में SSC में हमने कार्यक्रम चलाया, जिसमें हमने गिरफ्तारियां भी। घरों में प्रोग्राम जो चाय पे चर्चा हमने शुरू की थी, उसी तरीके का एक प्रोग्राम छोटे भाई हम फिर शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी को लेकर या UCC को लेकर, इस तरीके के मामलों को लेकर हमारे कार्यकर्ता घरों में दस्तक देंगे और घरों में जाकर लोगों से इन चीज़ों में चर्चा करेंगे। जिस तरीके की बात आपने कही वो उत्तराखंड में क्यों नहीं कही, आप शायद भूल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक योजना लागू की थी जिसमें आपके सुनहरे भविष्य की बात उन्होंने की थी नौजवानों की। उन्होंने कहा था पढ़े लिखे लोगों को या हर परिवार को हम 6,000 कुछ रुपया जो है प्रति माह देंगे। हम देख रहे हैं कि बीटेक के बच्चे, MBA के बच्चे, बेरोजगारी इतने स्तर पे आ चुकी है कि बीटेक पास किए बच्चे, MBA पास किए बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियां कॉल सेंटर में कर रहे हैं। तो आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य आ गया, वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करने से पहले ही सोच लेते थे कि मेरा पैकेज तैयार है, लेकिन आज स्थिति बेरोजगार की इस स्तर पे आ गई है कि वो बच्चे 15-15 हज़ार की, 16-16 हज़ार की रात भर जाग के नौकरियां कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि बुरी तरह से देश और प्रदेश में बेरोजगार बढ़ा हुआ है। प्रदेश में जो आंकड़े अभी कुछ टाइम पहले जब हमने देखे थे, तो देश के अंदर जो टॉप के जो 5 राज्य हैं उनमें से एक उत्तराखंड बेरोजगारी में है। क्या हालात हमारे देश के, हमारे प्रदेश के होने वाले एक चिंता का विषय है। और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पढ़ रहे हैं, शुरू में अगर किसी ने पॉलिटेक्निक कर लिया या IIT कर लिया तो उसकी नौकरी लग जाती थी। वो अच्छे आज इंजीनियरिंग के पदों पे हैं, यहाँ तक कि वो चीफ सेक्रेटरी, चीफ तक भी अपनी डिपार्टमेंट में गए। आज स्थिति हो गई, अब पॉलिटेक्निक वालों को कोई पूछ नहीं रहा। फिर इंजीनियरिंग वालों का हुआ कि इंजीनियरिंग करी है बच्चे ने, बीटेक किया है तो नौकरियां लग रही थी। आज बीटेक वाले भी जो है
बिना जॉब्स के घूम रहे हैं। फिर MBA का आया और MBA करने वालों के शुरू में जॉब्स लगे, MBA करे हुए बच्चे भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं देश में कि रोज़गार के अवसर ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो स्वरोजगार का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, या अन्य किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने का मामला हो। जैसे कि रॉबिन भाई आपने बताया कि DAV कॉलेज में जो ये भर्तियों का वो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बहुत टाइम हो गया, मतलब तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों में कोई यहाँ नई नियुक्तियाँ नहीं हुई है हमारे DAV कॉलेज में। और स्थिति ये आ गई है कि जैसे कि आपको एक MKP कॉलेज पता होगा, ये दोनों हॉस्पिटल में, तो वो आज के टाइम पे बंद होने की स्थिति में है, क्योंकि पूरे कॉलेज में मतलब MKP कॉलेज में मैं बताऊँ तो शायद 14 या 15 टीचर्स का सिर्फ स्टाफ रह गया है। तो स्थिति ये है कि वहाँ मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कॉलेज रन कर सकें। और सेम सिचुएशन में आपको DAV की बताऊं तो DAV कॉलेज में 185 के आसपास वैकेंसीज़ हैं जो मतलब शिक्षकों की है, जिसमें से कि 120 के आसपास टीचर्स अभी सिर्फ बचे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले शायद 3 से 4 साल में यहाँ 25 से 30 रिटायरमेंट होने हैं। और सेकंड क्लास थर्ड क्लास की भी मैं बात बताऊं तो 50% वहाँ वैकेंसी खाली है। मतलब जहाँ 54 की सीट्स हैं वहाँ 25-26 लोग बचे हैं, जहाँ 90 की सीट है वहाँ 40-45 लोग बचे हैं। मतलब DAV कॉलेज की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो वहाँ अगर 58 से 60 टॉयलेट है हमारे कॉलेज में, तो सफाई कर्मचारी 1 या 2 हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो साफ़ सफाई हो सके। डिपार्टमेंट की मैं बात बताऊं तो आपको अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां अगर मैं सिर्फ BA फर्स्ट ईयर की बात बताऊं तो BA फर्स्ट ईयर में वहां 800 से 900 बच्चा पढ़ता है एक साल में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले डिपार्टमेंट हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंट की बात बताऊँ तो वहाँ टोटल टीचर्स ही 2 या 3 है सिर्फ। ओके। जो कि मतलब एक ऐसी स्थिति। और इसमें हमने सर आप भी आए थे हमारे धरने के टाइम पे, आप भी आए थे, रोहिन भाई लोग थे, और भी हमारे बड़े भाई बंटू भैया थे, और अक्षय भाई आपने भी देखा ही है समय समय पे। तो इसमें हमने धरने किए, इसमें हमने ज्ञापन दिए हैं। तो जब हम सचिवालय में उच्च शिक्षा सचिव जी से मीटिंग हुई, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रंजीत सिन्हा जी, तो उनका कहना था कि हमें डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो हल्द्वानी में है उनसे कोई लेटर ही नहीं आया है। अब देखिए कॉलेज का जो एक लेवल है वो डायरेक्टर तक ही अप्रोच कर सकते हैं। उनका कहना है कि डायरेक्टर लेकिन हमें यहाँ तक कोई लेटर नहीं भेजता है। और डायरेक्टर का अब कोई, जब कुछ लोगों ने बताया बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द बार्स, ये बोलने वाली बातें थी कि शायद जो डायरेक्टर हैं वो धन सिंह रावत जी के भी कुछ खास टर्म्स हैं उनके जो भी हैं, उस वजह से वो उस लेटर को फॉरवर्ड आगे करते ही नहीं है सचिवालय तक। तो सचिवालय ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम पे लेटर नहीं, हम कैसे नियुक्तियां कर दें। उनका कहना था अगर हमें लेटर मिल जाए तो हम नियुक्तियां कर देंगे। ये मतलब एक बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है कि जहाँ ऐसी चीज़ें। और मैं आपको बताऊंगा कि सचिवालय से एक टीम भेजी जाती है धन सिंह रावत जी के माध्यम से हमारे कॉलेज में इंक्वायरी के लिए कि आखिर कितना यहाँ स्टाफ है और कितने यहाँ बच्चे हैं। और इसका मैं आपको बताऊँगा कि वो क्यों भेजी गई। वो इसलिए भेजी गई, उनका कहना है कि अगर स्टाफ कम है तो आप सीट्स कम कर दीजिए। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर्स वहाँ बढ़ा दीजिए कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इनके हिस्सेदार, जैसे उनका कहना है कि अगर 12,000 बच्चा है और स्टाफ 100 का है तो 12,000 बच्चों की स्ट्रेंथ 6,000 कर दो आप, लेकिन टीचर्स मत बढ़ाओ। तो ये मतलब रीज़न था। मैं धन्यवाद देता हूँ सिद्धार्थ को कि उन्होंने बड़े गंभीर विषय को यहाँ उठाया है। देखिए आप सब लोग हैं, कोई तो खुद स्टूडेंट हैं और कुछ लोगों के फैमिली के लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जाते हैं। सरकारों का काम होता था कि साधनों को जुटाए, अमीरों से टैक्सेस लें और इस तरीके के कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी सिस्टम को खड़ा करें ताकि गरीबों के बच्चों को भी वही सेम एजुकेशन या सेम क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर बीजेपी का जो चेहरा है वो सामने आया। और जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, लेक्चरर प्रोफेसर्स कम हैं, तो आप बच्चों की संख्या कम कर दीजिए, सीटें घटा दीजिए। ये सोच है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा षड्यंत्र मुझे लगता है सिद्धार्थ, वो ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मदद हो सके, लोग अपने बच्चों के एडमिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में करें और सरकारी इंस्टीट्यूट्स जितने हैं ये सब खत्म हो जाए। एक ये साजिश के तहत चल रहा है। जिस तरीके से देश के सभी चीज़ों को PPP मोड पर देना या बड़ी कंपनीज़ को दे देना, एयरपोर्ट्स दे देना, रेलवे
रेलवे स्टेशन दे देना, सब बेच देना, ये पार्टनरशिप डीड्स के साथ जो काम करने की नीयत है वही सरकार की मुझे लगती है। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। और जब सरकारी इंस्टीट्यूट्स नहीं रहेंगे, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, तो फिर कहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। इस पर भी हम लोग फर्दर जब हम अपना कोई कार्यक्रम रखेंगे तो उसमें इस विषय पर भी हम ज़रूर मामले को उठाएंगे और देखते हैं, हम अपनी तरफ से भी एक डायरेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे कि इसमें वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गंभीर विषय को जितना विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में संजोया है और जिन तथ्यों और भावनाओं के स्वरूप रखते हुए बेरोजगारी जैसे विषय को मैं कहना चाहता हूँ एडमिट किया है, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरी चीज़, जैसे आपने उदारता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण बात अपने वक्तव्य में कही अध्यक्ष जी कि आगे यदि आपसे भी हमारा कोई प्रश्न हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है कि जितनी बेरोजगारी का सामना पूरा देश कर रहा है, उसका एक मैं कहना चाहता हूं कि उदाहरण और प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में बेरोजगार संगठन के नाम से खड़ा हो गया। और चूंकि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ना रहे और उसके समर्थन और परिपक्वता में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कोई भी विपक्षी दल हो, और चूंकि आप यहाँ मुख्य विपक्षी दल की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इस तरह की चर्चाओं के लिए क्या संगठन, कांग्रेस का संगठन, क्या आखिरी बूथ स्तर पर या किस तरह की कोई किसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड ऑन पेपर पॉलिसी के तहत ये लोग जा रहे हैं? क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जनता को तब हो रहा है जब हम संगठन के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में उस बात को नहीं उठा पा रहे और सिर्फ बेरोजगार संगठन के नाम से एक जिसे कहते हैं कि निर्दलीय रूप, नागरिक निर्दलीय व्यवस्थाओं में आ जा रहे हैं। तो ये गंभीर चिंतन का विषय है। एक नागरिक होने के नाते मेरे मन और हृदय को कटोचता है। और मैं पुनः बस आपको इस बात का धन्यवाद देते हुए प्रश्न को समाप्त करूंगा कि इसके क्या कारण है कि हम संगठनात्मक रूप से उसको जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, प्रश्न बहुत वाजिब है और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर आप नज़र दौड़ाएं, जब ये SSC भर्ती घोटाला हुआ था, इसको हमारे संगठन के हमारे डिप्टी लीडर भाई भुवन कापड़ी ने इसको सदन में उठाया था। और मैं और मेरे समेत, चाहे वो त्यागी जी हों और हमारे अन्य साथी हों, भाई हों, हम सब लोगों ने उस आंदोलन में भागीदारी करी थी। ठीक है, बेरोजगार संगठन के लोग उसमें थे, बॉबी पवार जी अन्य लोग थे, लेकिन कांग्रेस ने पूरी भूमिका उसमें निभाई। हम लोगों के सारे साथी उसमें सम्मिलित थे। जो बेरोजगार संगठन के लोग थे, उनको जिस भी तरीके की मदद की आवश्यकता थी, हमने सबने उस मदद को किया। और हमने 7 दिन तक लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस कार्यक्रम को चलाने का काम किया, जिसमें हमने जेल भरो आंदोलन भी किया। अब क्या नैरेटिव सेट किया गया, क्या दिखाया गया या क्या नहीं दिखाया गया, या लोगों ने देखना नहीं चाहा, ये अलग बात। और हम लगातार इन विषयों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी पेपर लीक है, चाहे वो अन्य किस्म के रोजगार के अवसरों को ख़त्म सरकार जहाँ कर रही है, हम लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अग्निवीर के विषय को लेकर सबसे पहले अल्मोड़ा में 1000 से ज़्यादा नवयुवकों की रैली, हमारे पांडे हैं, हमारे वकील हैं, उन्होंने उसको शुरू किया था, कांग्रेस संगठन के जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हल्द्वानी में भाई सुमित हृदय जी, हमारे डिप्टी लीडर, मैं और हमारे कई साथियों ने हल्द्वानी में एक 4-5 हज़ार नौजवानों की रैली हमने उसमें की थी। और बेरोजगार संगठन नहीं, कांग्रेस लगातार लड़ रहा है। बेरोजगार संगठन अपनी जगहों पर लड़ाई लड़ रहा है, उसको सोशल मीडिया इत्यादि में जगह भी मिल रही है, लेकिन कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहा है और बड़ी गंभीरता से लड़ रहा है। सदन में कांग्रेस ही इस विषय को उठाती है, क्योंकि सदन में उठाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम सड़कों पे भी आंदोलन करते रहे हैं, और वो मैं अफसोस है मैं इस बात का कहना कि आप तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम गंभीरता से इसको संगठनात्मक तौर पर लड़ रहे हैं। आपका जो कहना है उससे मैं ये बात ज़रूर समझ रहा हूँ कि हमको सोशल मीडिया इत्यादि में भी उसको प्रसारित और अच्छे ढंग से करना चाहिए था। तो ये जिन्हें हमारी मीडिया अवैध भारतीय प्रवासी कह रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में यहाँ से दूसरे देशों में जाते हैं डंकी रूट से, अपने 40-50 जो एजेंट होते हैं, जो भेजते हैं, 40-40, 50-50 लाख रुपए लेते हैं उनसे। तो आज उन पे अमेरिका द्वारा हाथों में हथकड़ी और पाँवों में बेड़िया बांध के भेजते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार, हमारी केंद्र सरकार चुप है, और लगातार कांग्रेस और हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशलिस्ट हैं, वो इसमें सवाल उठा रहे हैं कि वो जो एजेंसी है, जो एजेंट है, जो उन्हें भेज रहे हैं,
क्या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? अच्छा प्रश्न है आपका बंटू भाई। इस पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो क्योंकि सरकार के बड़े अधिकारियों का, नेताओं का संरक्षण ऐसे लोगों को है जो इनको अवैध रूप से भेजते हैं। दूसरा, पहले भी हुआ है कि लोगों को वापस भेजा गया, लेकिन इस तरीके से नहीं भेजा गया कि हथकड़ियाँ लगी हों, पाँव में हथकड़ी हो और उनको वापस भेजा जाए, और कई लोगों को मारा पीटा भी गया। ये देश का अपमान करके भेजा गया है, क्योंकि जो जाता है उसको ये पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। भेजने वाले की गलती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे देश भी हैं जो हमारे देश से बहुत छोटे हैं अमेरिका के सामने, उन लोगों ने वापस लेने से इनकार कर दिया तो अमेरिका उनको नहीं भेज पाई। और इससे बड़ी बुल्गारिया है और देश है जिन्होंने मना किया तो अमेरिका नहीं भेज पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पहली बार देखने को मिला है कि एक सैन्य जहाज, एक देश का, दूसरे राष्ट्र का सैन्य जहाज हमारे यहाँ, हमारे देश में आके लैंड करता है और हमारे लोगों को हथकड़ियों के साथ छोड़ के जाता है। कैसे परमिशन उस जहाज को मिली, ये भी एक चिंता का विषय, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और निश्चित ही जो लोग इस तरीके के काम करके बेरोजगारों को ठगने का काम करते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं, यहाँ तक स्थिति है कि पंजाब और इत्यादि के कई लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने खेत बेचकर, अपनी ज़मीनें बेचकर, जिनको उनके पुरखों ने जमा किया था, बेचकर इन एजेंट्स को पैसा दिया और वो लोग अमेरिका या कनाडा गए और आज उनके संग इस तरीके का व्यवहार हो रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी अपने मित्र के साथ से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इस प्रश्न को जैसे उनको उठाना चाहिए था नहीं उठाया और अमेरिका ने कोई सार्थक जवाब भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री के अमेरिका से वापस आने के दूसरे दिन ही फिर से उसी तरीके से, उसी हथकड़ी में, उसी पाँव में जंजीरों के साथ हमारे देश के नागरिकों को वापस भेजा गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इस बात को लोगों के बीच में उठाते रहेंगे। एक हम चर्चा कर रहे हैं बेरोज़गारी पे और हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि तनख्वाह, पैसा और रोज़गार, एक हम उस तक, लेकिन एक वृद्ध स्तर पे अगर हम उसे दूर तक देखें तो इस बेरोज़गारी का समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे मतलब इसको एक सरकार समझ रही है उस चीज़ को कि किस तरह से जो है बेरोज़गारों को हमने ध्यान भटकाना है, किस तरह से नई नई चीज़ें समाज में मतलब जो माहौल ख़राब करके किस तरह से हमने एक अपनी सत्ता को कायम रखना है। इस पर भी एक देखिए ये भी एक चर्चा का विषय है कि किस तरह से मतलब हमारा जो बेरोज़गार बच्चा है वो कहाँ भटक जा रहा है, वो रोज़गार ना मांग के वो कुछ इस तरह के अनेक जो संगठन बने हुए हैं, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रत्येक वर्ग के उस तरह के संगठन हैं, वो वहाँ जाके अपनी मतलब एक जिसको कह सकते हैं हम खींच जिसको कह सकते हैं कि वो बेचारे वहाँ जाके हमारे नौजवान लड़के 18 से और 25 साल के बीच के, वो वहाँ जाके अपना समय, अपना बहुत सारे लड़कों पर हमारे मुकदमे हो जा रहे हैं और वो अपने परिवार से दूर हो जा रहे हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं। सरकार का काम है रोज़गार देना, लेकिन सरकार क्या कर रही है, रोज़गार की कोई नीति ना बना के कभी कोई यूसीसी का मुद्दा और कभी कोई फलाना मुद्दा, कभी ये मुद्दा, सरकार जो है इन चीज़ों से भटका रही है। अभी 2 दिन पहले का एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें सरकार दावा कर रही है कि पिछले 2 साल में हमने 13 लाख या शायद 9 लाख या शायद 13 लाख हमने रोज़गार दिया है। इसका मतलब उत्तराखंड का प्रत्येक परिवार में एक रोज़गार दे दिया है। अगर प्रत्येक परिवार में रोज़गार दे दिया है तो इतनी सारी ये जो भीड़ है, बेरोज़गारों की भीड़ है, बेरोज़गारों के जो हमारे मोर्चे बने हैं, जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। एक मतलब जो सरकार का काम है, सरकार उससे विमुख होके जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, चीज़ों को जो है मतलब अपनी लाइन से हटाने का काम कर रही है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इस पर जो है पार्टी, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कुछ चीज़ें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ में खड़े हैं, कुछ चीज़ें आपको पहल करनी पड़ेगी। तो किस तरह से सरकार को घेरा जाए, एक ये भी रणनीति की ज़रूरत है। सरकार का काम है रोज़गार देना, ना कि वो कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने भी वो करना है कि मुख्यमंत्री जी एक कहीं कोई नौकरी देते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट लेके पहुँच जाते हैं कि मैं नौकरी दे रहा हूँ। अरे ये आपका काम है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस का भी ये काम है कि कांग्रेस किस तरह उनको घेरे, सदन से लेकर सड़क तक, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन किस तरह से आगे का एक हमारा योजना हो, किस तरह से हम वो करें, थोड़ा सा इस पर। एक बड़ा अच्छा आपने विषय उठाया और मैं पार्टी का पक्ष भी रखना चाहूँगा। मैं क्योंकि आज ये बैठक मैंने इसीलिए बुलाई कि आपके महत्वपूर्ण सुझाव आ जाए, क्योंकि जब हम लोग पार्टी स्तर पर बैठक करते हैं तो वहाँ सब जो हमारे युवा साथी हैं और आप लोग हैं, आप लोगों की बातें नहीं आ पाती। मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ अभी तक की बातचीत में, हमको बहुत सारे विषयों पे, अलग अलग चीज़ों पे हमको तैयारी करनी है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ, वन विभाग,
वन विभाग में ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको 25 से 30 साल काम करते हुए लेकिन अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। और उल्टा हुआ है, इस सरकार ने बिजली विभाग में है, नहर विभाग में है, पेयजल में, सब में, लेकिन मैं फॉरेस्ट का इसलिए स्पेशल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ क्या किया कि जो DA बढ़ना चाहिए था, जो 25,000 रुपये ड्रॉ कर रहे थे पर महीने, इधर 2-3 महीने से उनको अब 19,000 रुपये मिल रहे हैं, उनका उसमें भी कटौती सरकार ने कर दी है। और एक तरफ भर्ती निकाल रहे हैं, एक तरफ जिन लोगों को 10 साल से ज़्यादा हो गए उसके लिए कोर्ट से आदेश भी आया कि जिन लोगों को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए, उन लोगों को रेगुलराइज किया जाए। उस ओर को सरकारों का कदम नहीं है। तो इस विषय पर हम लोग अपनी बातचीत करके एक प्रोग्राम जारी करेंगे जिसमें हम करेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें इस समय उत्तराखंड में हो रही हैं, कहीं UCC का मामला आता है तो कहीं भर्ती घोटाला आता है, तो अचानक पता चलता है कि हरिद्वार संतरेसा में एक 14 साल की दलित बच्ची का बलात्कार और हत्या हो गई। कभी अंकिता भंडारी का मामला आता है, कभी आपके रुद्रपुर के आसपास एक नर्स की हत्या का मामला आ जाता है, फिर आपके ISBT में 13 साल की बच्ची का। तो हमको लड़ना है, लेकिन हर मोर्चे पर लड़ना है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि इस तरह का डिस्कशन और हम कैटेगराइज करें, हम अलग अलग टीमें बनाएं। जो रोज़गार पे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हमारा जो डिसीज़न होना है उसको डिसाइड करने के लिए हम एक कमेटी बनाएं जो उसके प्रोग्राम्स को जारी करे। जहाँ इस तरह के महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं यानी चीज़, उसके लिए हम अलग से एक प्रोग्राम तय करें। और ये लगातार हमको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय सरकार हर मोर्चे पे फेल हो रही है। वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, तो हमको उन सभी पे एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है।